तो भाई अगर तुम कैलकुलस यूनिट शुरू करने वाले हो तो इस वीडियो को देखे बिना बिल्कुल शुरू मत करना। अगर मैं वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भाई तुमको पता है सबसे हाईएस्ट वेटेज है 35 मार्क्स का यहां से पूछा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये सबसे चैलेंजिंग यूनिट भी है दोस्त। आप क्लास 12 मैथ्स की जान बोल सकते हो कैलकुलस को। उसके साथ साथ यही यूनिट, कैलकुलस की यूनिट ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी रहता है मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। तो आपको अब अप्रोच कैसे करना है बेटा कैलकुलस को, और चीजें आसान लगेंगी आपको। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और देखो यार, ऐसा कोई हाय तौबा नहीं है, बहुत मुश्किल यूनिट नहीं है। 35 आउट ऑफ 35 भी स्टूडेंट स्कोर करते हैं, आप भी कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि फॉलो कैसे करना है, आप लोगों को अप्रोच कैसे करना है। तो भाई ब्रह्मास्त्र के लिए रेडी हो? तुम लोगों को सबसे पहले पूरी की पूरी यूनिट अच्छे से डिकोड करवा देता हूं। तो बेटा देखो, ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं ये दमदार चैप्टर्स हैं। इसमें आपको अच्छे से टाइम भी लगाना है, अच्छे खासे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, काफी वैरायटी है यहां पर क्वेश्चंस में। और अप्रोक्सीमेटली अगर इन तीनों की कंबाइंड वेटेज देखूं 25 मार्क्स की है। और यहां पे फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेटा ये इजी कैटेगरी में आप डाल सकते हो। इन 3 चैप्टर्स के बाद ना ये मक्खन लगेंगे, सच बोल रहा हूं। अगर ये 3 चैप्टर्स अच्छे से कर दिए फिर बोलोगे कि सर ये तो इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से चैप्टर्स हैं, इनकी अप्रोक्सीमेट वेटेज है 10 मार्क्स की। और यहां पर बेटा ऐसा कोई बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं है। टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एग्जाम में इन 2 चैप्टर्स से कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आपको सरप्राइज कर दे कि यार ये तो नया सवाल आ गया सर, मैं अप्रोच कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन इन 3 चैप्टर्स से आ सकता है, इसलिए इसमें आपको मैक्सिमम जितनी हो सके बेटा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब बेटा एक एक चैप्टर को मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे अप्रोच करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये चैप्टर आप शुरू कर ही नहीं सकते जब तक आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को रिवाइज ना करें। प्लीज इस चीज को एकदम अपने दिमाग में बांध लो। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपके 11th में एक एंड में चैप्टर हुआ करता था, जो किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया है मुझे पता है, लेकिन आपको यहां पर इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। तब आप जाके बेटा इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर पाओगे और आपको मजा आएगा फिर। तो अपनी स्टैंडर्ड लिमिट्स रिवाइज कर लो, जो भी रिजल्ट्स होते थे। आप डेरिवेटिव्स जो भी पढ़ा है आपने क्लास 11th में, नोट्स बनाए हो बेटा, या फिर कोई आपको वीडियो दिख जाएगी यूट्यूब पे, वहां से रिवाइज कर लो। फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक जो डेरिवेटिव्स थे ये सारे के सारे रिवाइज कर लो। फिर बेटा आप इस चैप्टर को चालू करना, तो आपको और ज्यादा आसान लगेगा और ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। अगर मैं बेटा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बेटा काफी वेराइटी है। कॉन्टिन्यूटी पे सवाल आते हैं, डिफरेंशियबिलिटी पे सवाल आते हैं, फिर मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे सवाल आते हैं। लेकिन इनिशियल मेहनत लगेगी। आपने 12-15 दिन दे दिए बेटा इस चैप्टर्स को, तो आपको समझ आने लगेगा कि यार इस पैटर्न का सवाल आएगा तो ऐसे बनेगा, इस पैटर्न का सवाल आएगा तो ऐसे बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्त। उसके साथ साथ यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जब आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले सवाल करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यार ये सवाल ना मेरे को दिमाग में समझ आ गया है, मेरे को समझ भी आ गया इसका आंसर क्या है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप वाइज कैसे लिखूं चीजों को, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी सॉल्यूशंस देख के। तो आप लोगों को सवालों को प्रेजेंट करना भी सीखना पड़ेगा बेटा इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी चीज, ये भी कला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता हूं नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर की जान है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। हर जगह वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपकी रेट ऑफ चेंज की, मैक्सिमा मिनिमा की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपको मेजर फोकस करना है। यहां से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वर्ड प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी बच्चों को क्रैक नहीं होती है, लेकिन अगेन आपको वो स्टार्टिंग में ही ना वो क्विटिंग वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। आपको हर एक चैप्टर के लिए, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, स्टार्टिंग में बेटा तुमको थोड़ा सा ना वो एकदम जैसे होता है ना कि भाई एकदम घुस के मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप ही 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में तुमको चीजें बेटर लगने लगेंगी। अपने आप ही समझ आने लगेगा कि इस टाइप का सवाल आएगा तो ऐसे अप्रोच करूंगा। ठीक है, तो इनिशियली थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जब तुम थोड़ा सा बेटा सवाल ववाल लगा लोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे। दैट इज माई गारंटी। उसके बाद आता है बेटा अपना इंटीग्रेशन, जिससे सबसे ज्यादा बच्चा खौफ खाता है। लेकिन मैं सच बोलूं, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर समझ आए तो।
इंटीग्रेशन को पढ़ने का ना एक तरीका है, इंटीग्रेशन पढ़ाया ही, तुम एक बारी जो मेरा ऑलरेडी वन शॉट बना हुआ है वो देख के देखना, तुमको समझ आएगा कि कितने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैंने वो लेक्चर डाला हुआ है। तो इंटीग्रेशन पढ़ने का तरीका क्या है, तुमको यहां पर ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा सारी की सारी चीजों को, जब बेटा सारे फॉर्मूला सारे के सारे स्टैंडर्ड टाइप्स तुम्हारे दिमाग में घुसे रहेंगे। तो यहां पर तुमको ना टाइप वाइज चीजें बना के पढ़नी पड़ेगी कि ये मेरे टाइप 1 टाइप के फॉर्मूलाज है, ये मेरे टाइप 2 टाइप के फॉर्मूलाज है, ये मेरे टाइप 3 टाइप के फॉर्मूलाज है, ये वाले फॉर्मूलाज कहाँ पे अप्लाई होंगे, ये सारी की सारी चीजें तुमको अपने दिमाग में ना इसे कंपार्टमेंटलाइज करनी पड़ेगी। और फिर तुमको दिखने लगेंगी अप्रोचेस कि ऐसा सवाल आएगा तो ये अप्रोच, ऐसा सवाल आएगा तो ये अप्रोच। अगर बहुत ही ज्यादा हैपहैजर्ड तरीके से पढ़ोगे इंटीग्रेशन तो बेटा हमेशा लगेगा कि यार अभी तक तो ठीक लग रहा था, सवाल बन रहे थे, एक महीने बाद दोबारा उठाओगे सवाल नहीं बनेंगे। तो इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले तो लेंदी चैप्टर है, दो इसके सब पार्ट्स हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल, दोनों के दोनों ही अपने आप में बेटा भाषा है। उसके बाद फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, इसलिए आपको टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा, तरीका है इंटीग्रेशन पढ़ने का। और बेटा क्वेश्चंस की वेरिएशन भी काफी ज्यादा है, तो आपको क्वेश्चंस को भी टाइप वाइज बांटना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में अप्रोचेस क्लियर रहेंगी कि भाई ऐसा सवाल आएगा तो ये अप्रोच लगेगी, वरना बेटा मिक्स होती रहेंगी चीजें और कंफ्यूज होते रहोगे एंड तक। अब ये जो मैंने आपको 3 चैप्टर बताए हैं ना बेटा, इनमें आपको अच्छे से टाइम देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, थ्योरी आराम से समझो, क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ, जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो जब तक सवाल लगाते रहो। इन तीनों चैप्टर्स में अगर आप 45-50 डेज भी दे दो, 1.5 से 2.25 महीना भी दे दो तो कोई बात नहीं बेटा, 25 मार्क्स अंदर हो रहे हैं आपके, आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, कैलकुलस यूनिट आपकी पेशेंस चेक करेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह नहीं बेटा, छोटा सा चैप्टर है और सारे सवाल पहली बारी में बन गए। समझ रहे हो, कुछ चीजें आपको चैलेंजिंग भी लगेंगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे फेमिलियर होके यार सारी चीजें हो जाती हैं। साइकिल भी यार जब पहली बार चलाए थे तो गिरे थे ना, धीरे धीरे समझ आया बैलेंसिंग कैसे करनी होती है। यहां पर भी अपने आप समझ आने लगेगा, जब बहुत सवाल लगा लोगे बेटा, अच्छे से थ्योरी को ग्रास्प करते चले जाओगे, अपने आप ही समझ आएगा कि इस सवाल के लिए ये अप्रोच, इस सवाल के लिए ये अप्रोच। अब मैंने क्या बोला बेटा, ये तीनों चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आपको लगेंगे कि सर ये तो बड़े क्यूट क्यूट से स्वीटू स्वीटू जी चैप्टर्स हैं। और यहां पर बेटा थ्योरी भी लिमिटेड है, और जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं वो भी आपके स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, कुछ नया क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में एकदम से सरप्राइज नहीं करेगा आगे, और नया सवाल आएगा भी सही तो बेटा वो आसान होगा, आप सोच लोगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप मतलब कंबाइंड तरीके से 15-20 दिन में कवर कर सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप पूरी कैलकुलस यूनिट के लिए 60 दिन भी ले लेते हो ना बेटा, तो भी इट्स कंप्लीटली फाइन। कि आप जुलाई में चालू कर रहे हो बेटा तो आराम से अपना जुलाई और अगस्त कैलकुलस में बिताओ। अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं बेटा, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि मैं आपको कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे चीजें कराऊंगा, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है कैलकुलस को, तो मैंने भी एक ऑर्गेनाइज प्लान लाया हूं तुम्हारे लिए, जो तुमको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा। अब अगर मान लो कि तुम ये वीडियो जुलाई में अगस्त में नहीं देखते हो, जब तुम कैलकुलस चालू कर रहे हो, तुमने कैलकुलस पढ़ ली कहीं से लेकिन तुमको समझ नहीं आई, अब तुमको परेशानी हो रही है सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में कि यार कैलकुलस तो समझ ही नहीं आ रही, और तब तुमको ये वीडियो दिखती है, तो जो भी मैं बता रहा हूं तुम उस टाइम पे भी फॉलो कर लेना, जो भी मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज प्लान लेकर आया हूं ना, इस प्लान को फॉलो कर लेना। तो बेटा मैं तुमको कैलकुलस कैसे पढ़ाने वाला हूं, मेरा प्लान क्या है, मैं वन शॉट्स डालने चालू करूंगा कैलकुलस के चैप्टर के 1 बाय 1। ऑलरेडी बेटा पिछले साल के हिसाब से डल रखे हैं, लेकिन मैं नए वन शॉट्स भी डाल दूंगा, उसमें मैं 2025 में जो सवाल है वो भी इंक्लूड कर दूंगा। हर 3-4 दिन के गैप में तुमको एक वन शॉट देखने को मिलेगा, लेकिन तुमको वो अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना है कि तुमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का वन शॉट देखा, फिर तुमने बढ़िया से बेटा उस पर 1 हफ्ता 8 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करी, और फिर तुमने नेक्स्ट वन शॉट देखा। लेकिन मैं हर 3 से 4 दिन के अंदर वन शॉट डालने की कोशिश करूंगा, और यहां पर 5 दिन भी हो सकता है गैप, लेकिन ये ट्राई करूंगा कि यार आप लोग ये समझ लो कि 20 से 22 दिन के अंदर मैं अपने पांचों के पांचों कैलकुलस के वन शॉट्स डाल दूं, ठीक है। और ये चीज कब से चालू होने वाली है बेटा, मंडे ट्यूसडे, यानी कि जो कमिंग मंडे ट्यूसडे है तब से मैं वन शॉट्स डालने चालू कर दूंगा। अब जो बच्चा इसको अक्टूबर नवंबर में देख रहा है, आपको ये वन शॉट्स देखने हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने तो ये 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी, जब भी देख रहे हो तब वन शॉट्स देखना। उसके अलावा शॉर्ट्स
के थ्रू मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज समझाने की कराने की कोशिश करूंगा। टाइम भी आप लोगों का कम लगेगा, लेकिन आपको समझ आएगा कि कौन से टाइप के सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके दिमाग में बैठेगा कि यार ये वो की क्वेश्चंस हैं जिसको मेरे को करके ही जाना है। तो शॉर्ट्स पे भी आप लोगों को पूरी पूरी हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ लाइव सेशंस बेटा मैं कंडक्ट करूंगा, और लाइव सेशंस वन शॉट के अकॉर्डिंगली ही अलाइन किए जाएंगे। जैसे मान लो मैंने ट्यूसडे को बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का वन शॉट डाल दिया, फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्राइडे को लाइव सेशन शेड्यूल करूंगा। हफ्ते में 2 या फिर 3 लाइव सेशंस होंगे। जैसे मैंने एक फ्राइडे को किया, मैंने एक टारगेट ले लिया कि मेरे को 30 सवाल कराने हैं, 30 इंपॉर्टेंट सवाल कराने हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मिक्स सवाल होंगे वो। तो मैंने 15 सवाल तुमको एक लेक्चर में करा दिए, और फिर 15 सवाल तुमको लाइव सेशन 2 में करवा दिए। जैसे एक फ्राइडे को ले लिया मैंने, और एक फिर मंडे को ले लिया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अलाइन करके यूज करनी है कि आपने वन शॉट देखा और आपने लाइव सेशन नहीं देखे, लाइव सेशन में आके प्रैक्टिस नहीं करी, तो बेटा फिर पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, फिर आपको चीजें उतने बेटर तरीके से समझ नहीं आएंगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि लाइव सेशन में अगर आप लाइव प्रेजेंट होगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप लाइव डाउट्स पूछ पाओगे। नहीं तो आपको रिकॉर्डेड तो जरूर देखने, मैं तो लाइव कराऊंगा लेकिन उसके बाद भी यूट्यूब पे तो रहेगा ना दोस्त, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना। आप नवंबर में ये वीडियो देखते हो तो भी आपको ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अगर आप वन शॉट्स को अच्छे से देख लोगे, जो भी मैंने कैलकुलस के अराउंड शॉर्ट्स डाली होंगी वो देख लोगे, और मेरे लाइव सेशंस में आके मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर बाद में रिकॉर्डेड देख लोगे, तो बेटा तुम्हारा कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक मैं तुमको YouTube पे ही चीजें कवर करवा दूंगा। इसके बाद तुमको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। खुद से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं करा दिया बस अब तुम बेटा फोड़ाओगे एग्जाम में, नहीं। जब तक तुम खुद पेन नहीं चलाओगे, जब तक तुम सवाल के साथ अकेले खुद नहीं बैठोगे, खुद से नहीं सोचोगे, बेटा एग्जामिनेशन हॉल में तुमको नहीं दिखेगा परफॉर्मेंस। इसलिए मैं जो करवा रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, वहां से तुमको क्लैरिटी मिलेंगी, अप्रोचेस मिलेंगी। टीचर का काम वही होता है। मैं सिखाऊंगा तुमको कि यार देखो ये सवाल दिख रहा है, इसको ऐसे सोचना है। लेकिन फिर जब तुम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, खुद से प्रैक्टिस कर रहे होगे, और तुम मेरी बातों को याद करके खुद से अप्रोचेस फिगर आउट करोगे, दैट इज रियल लर्निंग। तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो अब तुमको समझ आ गया होगा कि भाई कैलकुलस का पत्ता साफ कैसे करना है। बस इस तरीके से अगर तुम पढ़ते हो बेटा तो कैलकुलस तुमको आसान लगेगी। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, पेशेंस रखनी पड़ेगी। आराम से 60-65 दिन लगेंगे, लेकिन तुम 35 के 35 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बहुत इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इन सब कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना बेटा। आने वाले टाइम पे ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं अभी तो मैं नए वन शॉट्स डालूंगा। मेरे पुराने वन शॉट्स भी अगर तुम देख लोगे ना कैलकुलस के, तुमको पता चल जाएगा कितने ऑर्गेनाइज्ड वन शॉट्स हैं। 5-5 6-6 घंटे के फालतू के वन शॉट्स नहीं डाले हुए हैं बेटा, ऑर्गेनाइज्ड कंसाइज वन शॉट्स हैं। फिर तुमको पीवाईक्यूज की भी सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को मिक्स करके 7-7 8-8 घंटे के लेक्चर्स डाल देंगे। मेरे को वो नॉनसेंस लगता है। आप बढ़िया आराम से 2.5-3 घंटे के लेक्चर्स देख के थ्योरी को ग्रास्प करो, एनसीईआरटी के थोड़े बहुत सवाल समझो, थोड़े बहुत पीवाईक्यू समझो, और फिर बेटा आप हार्डकोर प्रैक्टिस करो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।